नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक PIL के संदर्भ में, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दाखिल की गई है, जो कि संबंधित है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का अध्ययन करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज में जो अभी में लगभग 6 से 7 वीडियो होने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम इस पूरे एक्ट को कवर करेंगे और देखेंगे कि इस एक्ट में क्या मेजर और माइनर प्रोविजंस किए गए हैं जो कि पब्लिकली इंपॉर्टेंट हैं बताना। तो सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट का जो नाम है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्यों दाखिल की महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, जिसमें पहला है भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी तक प्रचलित जो IPC थी, इंडियन पिनल कोड, 13 सितंबर 2005 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेगी। तीन चीजें नोट करने लायक हैं। पहली ये कि इस एक्ट का नाम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। हिंदी में इसको कहेंगे का जो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, अधिनियम इसको चेक करने के लिए एक PIL सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दाखिल की गई है, और जिसमें उन्होंने पहला जो ग्राउंड लिया है वो ग्राउंड उन्होंने ये लिया है, एक ही ग्राउंड लिया है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है, कहा है दिस एक्ट में भी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो उसका जो बेसिक पार्ट होता है, जो फंडामेंटल पार्ट होता है, वो होता है एक हेल्दी और फेयर पार्लियामेंट्री डिबेट, और उस पार्लियामेंट्री डिबेट के माध्यम से ही कोई कानून पास हो, तभी वह जैसा कि हम लोग जानते हैं अच्छा और स्वस्थ कानून माना जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। वो लेकिन जो ये तीनों क्रिमिनल लॉज जब शीतकालीन सत्र में क्रमशः 21-22 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए, और उस समय विपक्ष के लगभग 90% जो सांसद थे उनको संसद की अनुशासनात्मक समिति द्वारा जो लीगल और बहिष्कृत कर दिया गया था, या कहें कि सस्पेंड कर दिया गया था, उनको सदन की कार्यवाही से मीनिंग क्या होगा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। होती है डेफिनेशन क्लॉज में हम लोग देखेंगे। तिवारी का यह मानना है कि जो सेक्शन 2 का क्लॉज 1 है, क्लॉज ए, इसमें एग्रीव्ड पर्सन को डिफाइन किया गया है। कार्रवाई के आधार पर संसद के कार्रवाइयों में भाग लेने से मना कर दिया गया था, तो इसलिए केवल सत्ता पक्ष के सांसदों की सहमति के आधार पर ही यह जो कानून है वो कानून के रूप में आ गया है, पास हो गया है संसद से। इसलिए रिस्पोंडेंट के साथ यह उस प्रावधान का उल्लंघन करता है जो किसी भी प्रकार के घरेलू डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो पार्ट है पार्लियामेंट्री डिबेट का कानून पास होते समय उस पार्ट का उल्लंघन करता है। इसलिए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की है, जिसके विरुद्ध घरेलू इस PIL को एक्सेप्ट करें, और इस PIL को एक्सेप्ट करते हुए जिसके अगेंस्ट उच्च स्तरीय कॉन्स्टिट्यूशनल समिति का गठन करें, जिसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हों, और वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करें और यह बताएं कि क्या और जिन आधारों को जस्टिस इस संहिता के अंतर्गत एडवोकेट तिवारी ने कोई भी रेज किया है वो 18 साल से कम उम्र का है, और इसके अंतर्गत आधार पर कार्रवाई की जाए, और जब तक वह समिति अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत न कर दें, तब तक इन तीनों कानूनों के प्रभावी होने पर इस संहिता की धारा 22 के आदेश पारित किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि जब तक यह सी में इस पर विचार नहीं हो जाता है, डी में कस्टडी ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन न किया जाए। एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21 क्या विचार करती है कस्टडी ऑर्डर, वह ऑर्डर होगा जो इस संहिता की धारा 21 के अंतर्गत दिया जाएगा। उसको हम आपके इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो कि हमारे चैनल से जुड़े क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है, मींस ए रिपोर्ट मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम एन रिसीप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीड पर्सन। यह एक रिसीविंग होगी जिसको एप्लीकेशन के बाद बनाया जाएगा। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मींस a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together। दो लोगों के बीच में संबंध जो कभी साथ में रहे हों, रहते हों या रहे थे, in a share household when they are related by consanguinity, marriage of through a relationship in the nature of marriage, adoption or family members living together as a joint family। Domestic violence has the same meaning as assigned to in the section 3। डोमेस्टिक वायलेंस का वही अर्थ होगा जो इस संहिता की धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है। डाउरी shall have the same meaning as assigned to it in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961।
तो सेक्शन 2 जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का है उसमें जो डॉरी शब्द की डिफिनीशन बताई गई है, इस संहिता के अंतर्गत डॉरी शब्द का भी वही अर्थ होगा, यानी कि दहेज का वही अर्थ लगाया जाएगा। मैजिस्ट्रेट का मतलब हम लोग समझते हैं, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास or as the case may be the metropolitan magistrate exercising jurisdiction under the code of criminal procedure. Medical facility means such facility as may be notified by the state government to be a medical facility for the purpose of this act. Monetary relief means the compensation, मतलब आर्थिक सहायता। मॉनेटरी रिलीफ मतलब आर्थिक सहायता उस महिला को जो एग्रीड पर्सन है उसको जो आर्थिक सहायता इस संहिता के अंतर्गत दी जाएगी उसी को मॉनेटरी रिलीफ बोलते हैं। नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट एंड द एक्सप्रेशन नोटिफाइड शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स एंड मेड अंडर दिस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। Protection order means an order made in terms of section 18. Resident order means an order granted in terms of subsection 1 of section 19. इसको हम लोग एक एक करके जो भी सबसेक्शन सेक्शंस आ रहे हैं इसको एक एक वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा, अभी आप यहाँ जानते रहिए केवल। शेयर्ड हाउस होल्ड जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका मतलब होता है means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent, and includes such a household whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent, or owned or tenanted by either of them, in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity, and includes such a household which may belong to the joint family or which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent of the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household। कहने का मतलब ये है, शेयर हाउस होल्ड का मतलब वो हाउस जिसमें जो एग्रीड पर्सन है वो कभी रही है या रहती है या रहने वाली है, रहेगी, चाहे वह उस रिस्पोंडेंट के साथ रही हो या बिना उसके अकेले ही रही हो, वह उससे किसी भी प्रकार से संबंधित रही हो, या ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान, ऐसा कोई भी भवन जो किसी भी प्रकार से दोनों में से किसी पक्षकार से सीधे सीधे संबंधित है या किसी भी अन्य रिश्ते के माध्यम से किसी अन्य प्रकार से वह उनसे संबंधित हो गया है, ऐसा कोई भी हाउस होल्ड शेयर हाउस होल्ड इस संहिता के अंतर्गत माना जाएगा। शेल्टर होम मीन्स any shelter home as may be notified by the state government to be as shelter home for the purpose of this act। कोई भी होम जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने शेल्टर होम के रूप में प्रिस्क्राइब किया है, बताया है, वह इस संहिता के अंतर्गत शेल्टर होम के रूप में मान्य होगा। तो निश्चित तौर से जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें जो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं उससे इस संहिता में आने वाले समय में जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसको पढ़ने में काफ़ी लाभ होगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आगे वीडियो